नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में। आज हम भीष्म पर्व की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले सत्र में हमने उद्योग पर्व पर बात की थी, जहां शांति की आखिरी कोशिशें भी नाकाम हो गईं। जी हाँ, भगवान कृष्ण का शांति प्रस्ताव भी दुर्योधन ने ठुकरा दिया था। और अब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव है। युद्ध अब तय है। लेकिन हम बात करेंगे जम्बूखंड विनिर्माण और भूमि पर्व की। मतलब युद्ध के मैदान से कहानी सीधे पहुंच जाती है दुनिया के नक्शे तक। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़े तूफान के आने से ठीक पहले वक्त थम सा गया हो। हाँ। और इसी थमे हुए वक्त में महर्षि व्यास हमें युद्ध की मारकाट दिखाने के बजाय उस मंच को दिखाते हैं जिस पर यह सब होने वाला है। और वो मंच सिर्फ कुरुक्षेत्र की जमीन नहीं है। नहीं, वो पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है। तो चलिए इसी अजीब लेकिन दिलचस्प पड़ाव को समझते हैं। सेनाएं तैयार हैं, योद्धा अपने अपने रथ पर हैं, लेकिन पहला तीर चलने से पहले क्या होता है? पहला तीर चलने से पहले नियम बनाए जाते हैं। नियम? हाँ, दोनों पक्ष भीष्म और पांडव मिलकर युद्ध की एक आचार संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करते हैं। अच्छा। मतलब ये कोई अंधी मारकाट नहीं होने वाली थी। इसे एक धर्म युद्ध के तौर पर लड़ा जाना था जिसके अपने सिद्धांत थे। ये जानना तो दिलचस्प है कि उन्होंने नियम बनाए, लेकिन क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता थी? मतलब क्या उन्हें वाकई लगता था कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा को कुछ नियमों में बांधा जा सकता है? ये सवाल बहुत गहरा है। एक स्तर पर ये उस समय की क्षत्रिय नैतिकता को दिखाता है। नियम बहुत साफ थे। जैसे कि बराबरी का मुकाबला होगा, रथी सिर्फ रथी से लड़ेगा, हाथी पर सवार योद्धा दूसरे हाथी सवार से। ठीक है। किसी निहत्थे, डरे हुए या मैदान छोड़कर भाग रहे सैनिक पर हमला नहीं होगा। यहाँ तक कि जो लोग लड़ नहीं रहे, जैसे सारथी या शंख और नगाड़े बजाने वाले, उन्हें भी नहीं मारा जाएगा। एक तरह से ये उस समय के जिनीवा कन्वेंशंस जैसे थे। हाँ, ये एक अच्छा मॉडर्न पैरेलल है। कमजोर और गैर लड़ाकों को सुरक्षा देना। बिल्कुल। पर आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर आएं तो शायद कहीं ना कहीं वे जानते थे कि जब नफरत और हिंसा चरम पर होगी तो ये नियम टूटेंगे। और हम आगे देखेंगे कि ऐसा होता भी है। जी हाँ, पर इन नियमों को बनाना ही इस बात का सबूत है कि वे धर्म और अधर्म के फर्क को समझते थे। वो इस युद्ध को एक जरूरी बुराई मानते थे। और ये सब कुछ, ये नियम, ये तैयारियां नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र तक कैसे पहुंच रही थी? वो तो हस्तिनापुर के महल में थे। यहीं पर कहानी में महर्षि वेदव्यास का प्रवेश होता है। अच्छा। वो धृतराष्ट्र के पास आते हैं और उन्हें युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र मना कर देते हैं। मैं बस कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ एक पिता के तौर पर ये जानते हुए कि आपके अपने बच्चे, आपके भतीजे सब एक दूसरे को मारने जा रहे हैं, उस सच को अपनी आंखों से देखने से इनकार कर देना, ये बहुत ही मानवीय और दुखद है। वो कहते हैं कि मैं अपने ही कुल का विनाश नहीं देख सकता। ये उनकी बेबसी और उनके अपराध बोध दोनों को दिखाता है। तो व्यास जी ये दिव्य दृष्टि उनके सारथी और मंत्री संजय को प्रदान करते हैं। संजय को? हाँ, संजय को वरदान मिलता है कि वो महल में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र में होने वाली हर घटना को देख और सुन सकेंगे, चाहे वो दिन में हो या रात में, मन में सोची गई बात हो या जाहिर में कही गई, सब कुछ। और युद्ध का कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बिल्कुल। तो संजय अब एक तरह से दुनिया के पहले लाइव वॉर करेस्पॉन्डेंट बन गए जिनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज थी, कह सकते हैं। तो उन्होंने अपनी इस दिव्य दृष्टि से सबसे पहले क्या देखा? निश्चय ही सेनाओं की विशालता और बड़े बड़े योद्धाओं का जोश देखा होगा। नहीं, और यही बात इसे और रहस्यमयी बनाती है। तो फिर क्या? संजय सबसे पहले धृतराष्ट्र को उन अशुभ संकेतों, उन बुरे ओमेंस के बारे में बताते हैं जो प्रकृति में दिख रहे थे। ओहो। वो बताते हैं कि आकाश से उल्कापिंड गिर रहे हैं, तेज और धूल भरी हवाएं चल रही हैं जिनमें पत्थर बरस रहे हैं, और जानवर भी अजीब व्यवहार कर रहे होंगे। हाँ, जैसे सियार रो रहे हों और घोड़े आंसू बहा रहे हों। तो ये सिर्फ एक मौसम की रिपोर्ट नहीं है, ये एक तरह से प्रकृति का, कॉस्मोस का फैसला है। एकदम सही, जो पहली तलवार चलने से पहले ही सुनाया जा रहा है। व्यास जी खुद धृतराष्ट्र को इन संकेतों का मतलब समझाते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि ये सारे संकेत बता रहे हैं कि इस युद्ध में भयंकर विनाश होगा और ये कौरवों के पतन
और पांडवों की विजय का सूचक है। इसे सुनकर तो धृतराष्ट्र की चिंता और बढ़ गई होगी। जाहिर है। कोई भी राजा ऐसे अशुभ संकेत सुनकर अपनी सेना की ताकत, उनकी रणनीति के बारे में जानना चाहेगा। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा नहीं करते। नहीं करते हैं। वो उस भयानक सच से जो सामने खड़ा है उससे बचने की कोशिश करते हैं और घबराहट में वो संजय से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछते हैं। सेना के बारे में नहीं। वो इस भूमि के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं, संजय, मुझे इस पृथ्वी के बारे में बताओ। इसका आकार कैसा है? इस पर कौन से द्वीप, पर्वत, नदियां और देश हैं? ये बहुत अजीब लगता है। विनाश के इतने करीब होकर कोई दुनिया का नक्शा क्यों जानना चाहेगा? ये उनका मन भटकाने का एक तरीका था। या फिर व्यास हमें ये दिखाना चाहते हैं कि जिस भूमि के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है वो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये दोनों ही हैं। अच्छा। एक तरफ ये धृतराष्ट्र का एस्केपिज्म है, लेकिन दूसरी ओर ज्यादा गहरे बात यह है कि महर्षि व्यास यहाँ कहानी के स्केल को, उसके पैमाने को अचानक बहुत बड़ा कर देते हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि इस लड़ाई का असर उस पूरी भूमि पर पड़ेगा जिसका वर्णन संजय अब करने वाले हैं। बिल्कुल। जैसे आज की बड़ी फैंटेसी कहानियों में होता है। हाँ। जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या गेम ऑफ थ्रोन्स में, जहां कहानी शुरू होने से पहले हमें दुनिया का एक विस्तृत नक्शा दिखाया जाता है। बिल्कुल, यह वही तकनीक है। तो संजय धृतराष्ट्र के सवाल का जवाब देना शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? वो सृष्टि के मूल तत्वों, पंच महाभूतों से बात शुरू करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर वो बताते हैं कि इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं और उनमें से एक है जम्बूद्वीप। जी, जिसका आकार एक पहिए की तरह गोल है और इसके केंद्र में है सोने का बना मेरू पर्वत जो 84,000 योजन ऊंचा है। दुनिया की धुरी, एक्सिस मुंडी कह सकते हैं। संजय बताते हैं कि इस मेरू पर्वत के चारों ओर अलग अलग वर्ष या क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर में उत्तर कुरु और दक्षिण में भारतवर्ष। तो यहाँ हमारा भारतवर्ष आता है। संजय इसका वर्णन कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि भारतवर्ष का आकार एक धनुष जैसा है। फिर वो भारतवर्ष के 7 मुख्य पर्वतों के नाम गिनाते हैं। महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्षुवान, विंध्य और पारिपात्र। ये सिर्फ पहाड़ों के नाम नहीं हैं, ये उस भूमि की भौगोलिक पहचान को स्थापित कर रहा है। और नदियाँ? भारत तो हमेशा से नदियों का देश रहा है। हाँ, और संजय नदियों की एक बहुत लंबी सूची देते हैं। गंगा, सिंधु, सरस्वती जैसी महान नदियों से लेकर गोदावरी, नर्मदा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, इरावती, वितस्ता, अनगिनत नदियों का जिक्र करते हैं। हर नदी उस समय एक सभ्यता की लाइफलाइन थी। और फिर जनपद? हाँ, उस समय के राज्यों और कबीलों के नाम गिनाते हैं। कुरु, पांचाल, मत्स्य, मगध, कलिंग, अंग, बंग और दक्षिण में द्रविड़ प्रदेश। तो ये सिर्फ एक फिजिकल मैप नहीं है, ये एक तरह से उस समय के पूरे भारत का कल्चरल और पॉलिटिकल मैप है। बिल्कुल। संजय ये बता रहे हैं कि राजन, आप जिस युद्ध को लड़ने जा रहे हैं उसमें इन सभी का भविष्य दांव पर लगा है। ये वर्णन युद्ध के दांव को पर्सनल से यूनिवर्सल बना देता है। सही कहा। ये बताता है कि इस युद्ध का परिणाम सिर्फ कौरवों या पांडवों को नहीं बल्कि भारतवर्ष के हर एक वासी को प्रभावित करेगा। तो संजय ने सिर्फ स्पेस यानी भूगोल का ही वर्णन नहीं किया। नहीं। क्या महाभारत टाइम यानी समय की भी कोई भूमिका दिखाता है? बहुत अच्छा सवाल। भूगोल का वर्णन करने के बाद संजय समय की अवधारणा पर आते हैं। वो धृतराष्ट्र को युगों के चक्कर के बारे में बताते हैं। 4 युग। हाँ, कृत जिसे सतयुग भी कहते हैं, फिर त्रेता, द्वापर और अंत में कलयुग। और इन युगों में मूल अंतर क्या है? नैतिकता और धर्म का। संजय बताते हैं कि कैसे हर युग में धर्म, मनुष्यों की उम्र और उनके गुणों में गिरावट आती है। सतयुग में धर्म 100% स्थापित होता है। बिल्कुल। फिर त्रेता में 1/4 कम हो जाता है। जी। द्वापर में आधा धर्म और आधा अधर्म होता है। ये वही युग है जिसमें महाभारत की कहानी हो रही है। जी। और कलयुग में धर्म का सिर्फ 1/4 हिस्सा बचता है और अधर्म हावी हो जाता है। मनुष्यों की आयु बहुत कम हो जाती है। ये एक तरह से समाज के उत्थान और पतन का सिद्धांत है, लेकिन इसमें एक साइक्लिकल व्यू भी है ना? हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। ये एक सीधी रेखा में पतन नहीं है। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है। जी हाँ, समय एक चक्र में घूमता है। ये बताकर व्यास जी ये भी संकेत दे रहे हैं कि ये युद्ध जो द्वापर के अंत में हो रहा है, ये एक युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक है। तो व्यास जी हमें सिर्फ ये नहीं बता रहे कि युद्ध कहाँ हो रहा है,
बल्कि ये भी बता रहे हैं कि ये कब हो रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर। क्या ये ब्रह्मांड का वर्णन यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, संजय इसे और भी बड़ा करते हैं। वो जम्बू द्वीप के अलावा दूसरे द्वीपों का भी वर्णन करते हैं, जैसे शाक, कुश, क्रॉन्च और पुष्कर द्वीप। हाँ, जो अलग अलग तरह के सागरों से घिरे हैं। और अंत में वो उस समय की खगोलीय समझ के हिसाब से सूर्य, चंद्रमा और राहु ग्रह के आकार के बारे में भी बताते हैं। ये तो कमाल है। ऐसा लगता है जैसे कैमरा पहले कुरुक्षेत्र के मैदान पर फोकस था। हाँ, फिर वो जूम आउट करके पूरे भारतवर्ष को दिखाता है, फिर पूरी पृथ्वी को और फिर पूरे ब्रह्मांड को। एक कॉस्मिक डॉली शॉट की तरह। ये सबसे बेहतरीन एनालॉजी है। व्यास जी युद्ध शुरू करने से पहले हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह दिखा रहे हैं। तो पहले हथियार के टकराने से भी पहले हमें दुनिया, उसके लोग, समय की अवधारणा, सबकी पूरी तस्वीर मिलती है। इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि महाभारत सिर्फ एक पारिवारिक कलह या जमीन की लड़ाई नहीं है। ये धर्म की स्थापना का संघर्ष है। और धर्म किसी एक कुल या राज्य तक सीमित नहीं होता। बिल्कुल, उसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष पर, पूरे युग पर और पूरी मानवता पर पड़ता है। ये वर्णन हमें उस महाविनाश की भयावहता के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। ये सोचने वाली बात है कि एक घटना कैसे पूरी दुनिया और आने वाले समय का भविष्य तय कर सकती है। तो मंच तैयार है, नक्शा बिछ चुका है। अब आगे क्या होता है? अब शंख बजने ही वाले हैं, सेनाएं आमने सामने हैं। लेकिन तभी पांडव सेना का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहता है। अच्छा। जब वो उस पार अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने ही भाइयों को खड़ा देखता है तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। क्या? हाँ, उसका शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है और हाथ से उसका महान गांडीव धनुष फिसलकर नीचे गिर जाता है। एक मिनट, मतलब युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा हथियार डाल देता है? जी। ये तो पूरी रणनीति को ही खत्म कर देने वाली बात है। बिल्कुल। अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देता है और तब उस हताश अर्जुन को उसके सारथी भगवान कृष्ण एक ऐसा उपदेश देते हैं जो न सिर्फ अर्जुन के भ्रम को दूर करता है, बल्कि आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए दर्शन और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा ग्रंथ बन जाता है। और वो है श्रीमद् भगवद गीता। जी हाँ। अपने अगले सत्र में हम श्रीमद् भगवद गीता पर्व के गहरे दर्शन में उतरेंगे। हम मुक्ति के मार्ग, अर्जुन के देखे हुए विराट रूप और 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के माध्यम से वास्तविकता के स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्दी महाभारत द कंप्लीट सागा में।